नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद किसी चुनाव ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है तो वो यही चुनाव है, जिनमें 5 राज्यों में पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश शामिल है। और अगर एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे एग्जिट पोल और तमाम पोल जो देश भर में किए गए हैं अलग अलग चैनल्स द्वारा, उन सब पर यकीन करें तो मोदी लहर जबरदस्त, क्योंकि 3 राज्य 5 में से बीजेपी के पास जाते हुए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह से पूर्ण प्रचंड बहुमत मिले तो बहुत बड़ी कामयाबी मोदी की मानी जाएगी और मोदी मैजिक पर, मोदी ब्रांड पर मुहर के रूप में बीजेपी इसको प्रचारित करेगी। हमारे साथ कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी से संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ यहां पर सीएसडीएस से संजय जी हैं। लेकिन इन सब के साथ चर्चा की शुरुआत करें, उसे आगे बढ़ाएं, उससे पहले जरा आपको दिखा देते हैं क्या कह रहे हैं देश के एग्जिट पोल मोदी मैजिक की बात। फिर चल गया मोदी मैजिक, फिर काम आया चाणक्य का चक्रव्यूह, फिर खिल गए कमल के फूल। जी हां, 2017 में भी बीजेपी का डंका बजने जा रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक सबसे बड़े सूबे यूपी में 16 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म होता दिख रहा है। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 251 से 279 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 88 से 112 सीटें मिलने के संकेत हैं। मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीएसपी को 28 से 42 सीटें मिलने के संकेत हैं। बाकी एग्जिट पोल ने भी बीजेपी के दिन बना दिए। चाणक्य टुडे ने बीजेपी को 285 सीटें दी हैं, तो न्यूज एक्स एमआरसी ने 185। एबीपी और सी वोटर्स के एग्जिट पोल में किसी पार्टी को बहुमत नहीं दिया गया है, लेकिन दोनों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एबीपी ने जहां बीजेपी को 170 सीटें दी हैं, वहीं समाजवादी कांग्रेस पार्टी को 162 सीटें मिली हैं। सी वोटर्स के एग्जिट पोल में बीजेपी 161 सीटों के साथ पहले नंबर पर है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 20 सीटें पीछे हैं। इस एग्जिट पोल में बीएसपी को 87 सीटें दी गई हैं। यूपी ही नहीं, एग्जिट पोल्स में उत्तराखंड और गोवा में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस को करारा झटका लग रहा है। यहां बीजेपी को 46 से 53 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस सिर्फ 12 से 21 सीटों पर सिमटती दिख रही है। बाकी एग्जिट पोल में भी उत्तराखंड में कमल का परचम लहराता दिख रहा है। चाणक्य ने बीजेपी को 53 सीटें दी हैं, तो एबीपी न्यूज ने 32 से 42 सीटें। वहीं सी वोटर्स के एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों 32 सीटों के साथ बराबरी पर है। गोवा में भी बीजेपी वापसी करती दिख रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 18 से 22 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस 9 से 13 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आती दिख रही है। पहली बार गोवा में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को यहां निराशा हाथ लगने के संकेत हैं। एग्जिट पोल में आपको 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। बाकी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी के लिए खुशखबरी है। न्यूज एक्स ने बीजेपी को 15 सीटें दी हैं, वहीं सी वोटर्स ने 18 सीटें। यहां कांग्रेस के दूसरे नंबर पर आने के संकेत हैं। पंजाब में बीजेपी के लिए बुरी खबर है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने अकाली बीजेपी गठबंधन के सफाई के संकेत दिए हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक
पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान है। कांग्रेस को 62 से 71 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी होने जा रही है। आपको 42 से 51 सीटें मिलने के संकेत हैं। बाकी एग्जिट पोल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया गया है। एबीपी न्यूज ने जहां कांग्रेस को 46 से 65 सीटें दी हैं, वहीं न्यूज एक्स ने कांग्रेस और आप को 55-55 सीटें। चाणक्य के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस और आप 54-54 सीटों के साथ बराबरी पर है। मणिपुर में पहली बार अकेले दम पर चुनाव मैदान में डटी बीजेपी कुछ कमाल करती दिख रही है। हालांकि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी दूसरे नंबर पर है और कांग्रेस 30 से 36 सीट लेकर सरकार बनाती दिख रही है। लेकिन सी वोटर्स के एग्जिट पोल में बीजेपी 28 सीटों के साथ बाजी मारती नजर आ रही है। ये तो एग्जिट पोल का आकलन है, लेकिन असली नतीजे तो 11 मार्च को आएंगे। तभी पता चलेगा कि पांचों राज्यों में किसका सिक्का चलता है। मोदी मैजिक कितना काम करता है। आज तक ब्यूरो। एग्जिट पोल, कितना उस पर यकीन, कितना भरोसा, आंकड़ों का इंतजार, क्योंकि अब तो बहुत कम, आप कह सकते हैं घंटे गिन सकते हैं हम कि कब नतीजे आएंगे। लेकिन इस एग्जिट पोल के नजरिए से देखें तो क्या नतीजे सामने आते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। संजय कुमार जी हमारे साथ सीएसडीएस से यहाँ पर है। शरद प्रतान जी, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करके वहां पर लोगों से बात करके आए हैं, उनसे जरा जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए जरा आपको दिखा देते हैं। इस बार एग्जिट पोल में एक सीट पर एग्जिट पोल एक तरह से हमने किया है और ये जानने की कोशिश की है कि जो दिग्गज थे क्या वो जीतते और हारते दिखाई दे रहे हैं। तो दिल थाम के देखें वो जिनका यहाँ नतीजा आने वाला है। आइए आपको लिए चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या तस्वीर बनती हुई सामने आ रही है। सबसे पहले शुरुआत करें तो एक एक करके तमाम चेहरे हम आपके सामने डालेंगे और इस एग्जिट पोल के नजरिए से अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे, देखिए इनके लिए ये क्या इशारा है, क्योंकि मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। घोसी वैसे भी जिस सीट से वो लड़ रहे हैं, ट्रेडिशनली देखें तो मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की फैमिली के रूप में इसे नहीं देखा जाता है, लेकिन कड़ा मुकाबला है ये। बीएसपी के टिकट पर इस बार पूरा परिवार है। मुख्तार अंसारी खुद, अब्बास अंसारी बेटा घोसी से, सिबगातुल्ला उनके भाई भी मोहम्मदाबाद से लड़ रहे हैं। इधर आप देखिए अदिति सिंह, जो कि अखिलेश सिंह की बेटी हैं, बाहुबली अखिलेश सिंह कहिए, उनकी देखिए जीत लगभग तय मानी जा रही है। इस एग्जिट पोल के आंकड़े अगर सही होते हैं, नतीजे सामने होते हैं। रायबरेली से वो चुनाव लड़ रही हैं, याद रखिए कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही हैं, एक वक्त पर खोया। ये सीट बहुत दिलचस्प है। इस सीट का मतलब ये होगा कि दो रानियों के बीच की जो जंग थी उसमें अमिता सिंह आगे निकल रही हैं। अमेठी में संजय सिंह, एक ही महल में वहां पर दोनों रानियां रह रही हैं और दोनों रानी में से एक रानी को बीजेपी ने अपना लिया, एक कांग्रेस की तरफ चली गई। बीजेपी वाली हारती हुई दिख रही है गरिमा सिंह और जीतती दिख रही है अमिता सिंह। इधर बात अपर्णा यादव की, ये खबर बहुत परेशान करेगी, लेकिन परिवार के अंदर भी इसके अलग डायनामिक्स है। हालांकि अपर्णा यादव के लिए खुद उनकी आप कह लीजिए भाभी जेठानी गई थी चुनाव प्रचार में, डिंपल यादव, वो लखनऊ कैंट से लड़ रही हैं और लखनऊ कैंट से इनका हारना मतलब परेशानी का सबब समाजवादी पार्टी के लिए। अरविंद कुमार सिंह रामनगर से, इनको भी हार मिलती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के लिए एक और हार की खबर। तो कम से कम इस एग्जिट पोल के नजरिए से इस बार पहली बार हमने दिग्गजों के भी चेहरे सामने रखे हैं और दिग्गजों पर ये देखिए जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से आशुतोष टंडन को लखनऊ पूर्व से ये लड़ रहे हैं और वहां पर इनको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर चेतन चौहान, और एक बार फिर इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि चुनावी मैदान में पहले भी रहे हैं, सफलता नहीं मिल पाई है और चेतन चौहान एक बार फिर से नौगावा सदस्य हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी चुनाव में, क्रिकेट के मैदान में तो ठीक रहा, यहाँ पर एक के बाद एक परेशानी। ये बड़ी खबर हो सकती है क्योंकि अगर मुरादाबाद नगर से लड़ते हुए बीएसपी के टिकट पर हार रहे हैं अतीक अहमद, तो ये एक बड़ी खबर है और ये इसी के साथ ये भी बताएगा कि बाहुबलियों से लोगों का जो एक वक्त पर माना जाता था कि वो साथ रहे हैं, वो साथ छूट गया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज तो बनता है कि सबसे पहले संबित पात्रा जी के पास चलें क्योंकि सुबह से बड़े खुश हो रहे होंगे तमाम अखबार हाथ में देखकर।
बीजेपी की लहर, ब्रांड मोदी पर मुहर, अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं। लेकिन इसी के साथ पंजाब लंबे वक्त तक परेशान करेगा, क्योंकि अब आपको वहां स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। संबित जी, देखिए अंजना जी, खुशी तो बिल्कुल है, मगर खुशी के साथ विनम्रता है और किसी प्रकार का अहंकार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के दिल में नहीं है। पहली बात तो है उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आप लोगों के एग्जिट पोल के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, इसमें एक बड़ी जो टेकअवे है, मैं कहूंगा जो एक लेसन है कि वो हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदलने वाली है। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि हिंदुस्तान की राजनीति का धुर है, वो एक तरह से एक बैस्टियन है जहां से हिंदुस्तान की राजनीति चलती है। और वहां 1985 से कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, वैसे टेक्निकली बीएसपी भी राष्ट्रीय पार्टी है, मगर फिर भी जिसको अमूमन हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, कांग्रेस या बीजेपी, 1985 के बाद कभी भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं आई। अगर आपका ये एग्जिट पोल सच होता है, जैसे कि हमारा मानना है कि सच ही होगा, तो स्वाभाविक रूप से पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी 1985 के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और इससे पूरे भारतवर्ष की राजनीति में बदलाव आएगा। और इसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हिंदुस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनका गरीब कल्याण योजना, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण इलेक्ट्रिफिकेशन का विषय हो, चाहे वो किसान फसल बीमा योजना हो, जो गरीबों तक योजना पहुंची है। ये बड़ा मजेदार है संबित जी, हमारे संगठक जब चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री जाते थे तो कब्रिस्तान शमशान, आज आपको इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर तमाम विकास के मुद्दे याद आ रहे हैं। एक बार क्विक कमेंट आप दोनों से। संजय जी, नहीं, एग्जिट, ये तो सब एग्जिट पोल के अनुमान हैं, आंकड़े नतीजे कल आएंगे। अलग अलग आपने देखा होगा, अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग अनुमान है। एक बात तय है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है उत्तर प्रदेश में। आंकड़ों में थोड़ा फर्क है, कोई कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत होने वाली है, 270-80 सीटें ले रहे हैं, और कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो ये कहते हैं बड़ी पार्टी बन के तो उभरेगी, लेकिन शायद बहुमत से थोड़े नजदीक के करीब जाकर के रुक जाए। ये स्पष्ट है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है और उसकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में बरकरार है। जितनी लोकसभा में थी उतनी तो नहीं, लेकिन पिछले विधानसभा की तुलना में वो बढ़त लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, शरद प्रधान जी बोलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और संबित पात्रा जी के लिए बहुत सारे सवाल हैं हम लोगों के मन में। प्रदीप जैन को जुड़ना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि 3 अगर इधर जा रहा है तो 2 राज्य कांग्रेस पार्टी की झोली में भी जाते दिखाई दे रहे हैं, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। 2 घंटे तक लगातार एग्जिट पोल और क्या उससे आ रहा है सामने, और कल के नतीजों का इंतजार आज तक। किसका होगा राज तिलक आप देख रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सेस माई इंडिया, इंडिया टुडे एग्जिट पोल के नतीजे। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो मोदी लहर कम से कम उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में कुल मिलाकर, और सबसे बड़ी खबर यह भी कि कांग्रेस को 2 राज्य इसमें से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पंजाब भी शामिल है। हम दिग्गजों की बात कर रहे थे, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार भी जेएनयू के हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। लेकिन एक बार जरा संबित पात्रा जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। और शरद प्रधान जी, सबसे दिलचस्प ये है कि संबित पात्रा जी आज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तमाम विकास के मुद्दों की बात करें, प्रधानमंत्री ने भी कई जगहों पर की, लेकिन क्या जो ध्रुवीकरण की तरफ नजर थी उसमें कसाब, शमशान, कब्रिस्तान का रंग है कि आंकड़े आज ऐसे कुछ दिखाई दे रहे हैं? उसके बाद आपके पास जी संबित जी। देखिए, बिल्कुल ये सही बात है अंजना कि जिस तरीके से पूरे इलेक्शन का नैरेटिव बदल दिया गया। शुरू में विकास 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 चल रहा था, तीसरे फेज से जब उन्हें लगा कि विकास में शायद वो अखिलेश से थोड़ा पीछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जुबानी जमा खर्चे अखिलेश ने ग्राउंड पे कुछ काम करे थे, तो उसके बाद जो चेंज किया उन्होंने नैरेटिव की, बात करने लगे शमशान की और कब्रिस्तान की और ईद की और दिवाली की। लेकिन एक चीज़ है, देखिए ये जो बातें थी, हाँ। इसमें अखिलेश यादव ने स्वयं प्लेटर पे दे दिया ये इशू मोदी को। अखिलेश यादव ने अपने बजट में जो प्रोविजन किया था कब्रिस्तान के अराउंड बाउंड्री वॉल्स बनाने का, शुरू में किया था उन्होंने, बिल्कुल, और हर साल देते रहे बजट में। उसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और भी करी कि 30,000 रुपए मुस्लिम गर्ल्स को एक स्कॉलरशिप, जो भी 12वां पास करके फर्दर एजुकेशन करती है, ये चीजें, ये तो होना ही था, कम्युनल टर्न लेना ही था, तो ये एडवांटेज इन्होंने स्वयं दे दी। इस तरीके की चीजें। कुमार जी सहमत नहीं है आपसे? नहीं, मैं सहमत, मैं जोड़ना ही उसमें चाह रहा था। हाँ। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने
मुस्लिम समाज को एक भी टिकट नहीं दिया 400 में से। लाइन तो उसी Clear. तरह खिंच गई थी, उसी दिन खिंच गई थी कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। और उसके बाद फिर जो है लगातार उन्होंने कसाब, उसके बाद फिर शमशान और उसके बाद अलग जोड़ा। वो मुझे लगता है कि बात था। और लास्ट लेग में, 6th लेग में, जब प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जाकर के शंकर जी की पूजा करने लगे और शहर कोतवाल की पूजा करने लगे, तो दैट वाज आइसिंग ऑन द केक। ये मुझे लगा कि वो पूरी तरह से, आपको पता होगा कि छठे और 7वें राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा चंक मुस्लिम समाज का होता है जो वोट करता है घोसी मऊ एरिया के अंदर। पूरा आजमगढ़। हाँ ठीक है, संबित जी रिस्पॉन्ड कीजिए दोनों की बातों का। देखिए, पहली बात तो मैं कल से एक बात बता रहा हूं कि जो आप लोग सवाल पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में जमीन किसकी होगी, और पूरे चुनाव का अगर हम एक समराइज करें, उसको हम एक धुरी में लाके खड़ा करें कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, क्यों हम जमीन में जीत रहे हैं। ज से जज्बा, जिस जज्बे के साथ चुनाव लड़ा गया अमित भाई शाह, नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ, वो अपने आप में बहुत बड़ा जज्बा था। किसी पार्टी के पास वो ज अर्थात जज्बा नहीं था। म से मेहनत, आप देखिए मेहनत को रिडिफाइन किया गया। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कैंपेनिंग किया है उसको तो लेकर सवाल खड़े कर रहे थे ऑपोजिशन, क्योंकि उनके पास वैसा मेहनत करने वाले लीडर नहीं थे। और न से नियत, जमीन के न से नियत, आप देखिए डिमोनेटाइजेशन में लोगों को परेशानी भी हुई, मगर लोगों को पता था कि प्रधानमंत्री की नियत देश को सुधारने का नियत है। लोग हमारे नियत के साथ खड़े रहे। जहां तक ध्रुवीकरण की बात जो कहा जा रहा है, देखिए एक रूल होता है कि जब भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन अपने चरम पर पहुंच जाता है, जनता बहुत इंटेलिजेंट है, तो जनता ढूंढती है कि इस भेदभाव को कौन दूर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा कि कब्रिस्तान को डेवलप नहीं करना चाहिए या ईद के दिन लाइट नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल ईद के दिन भी लाइट दीजिए और कब्रिस्तान को भी डेवलप करिए, मगर उसी बराबरी के साथ, उसी अनुपात में आप स्मशान के लिए भी काम करिए, क्योंकि मौत में तो कम से कम भेदभाव ना हो। और उसी अनुपात में आप जो है दिवाली के लिए भी चिंता करिए, भेदभाव दूर करिए। और अंजना जी, आप ग्राउंड पे आप गई हैं, बहुत मेहनत आपने खुद किया है बतौर एक एंकर के भी। रिपोर्ट में बताता हूं, एक छोटी सी बात करके समाप्त करूं। उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में अगर यादव और मुस्लिम लड़ाई करके पहुंचे तो पहले मुस्लिम को प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप तो घर चले जाइए, हम यादव को भले जेल में डाल देते हैं। ये बच्चा जानता था, ऐसा नहीं होता था। यादव को ही प्रेफरेंस मिलता था। ये संबित पात्रा जी, आपकी बात से मैं डिसएग्री करता हूं, क्योंकि वहां जब होता था तो यादव को ही प्रेफरेंस मिलता था। ये जो है ना, ये आप ये ध्रुवीकरण कराते हैं, ये बोलकर किसी प्रमाण की जरूरत है, सिर्फ रेटोरिक की जरूरत नहीं, कोई प्रमाण लाइए। आप ध्रुवीकरण कराते हैं ये बातें करके। मैं प्रमाण देता हूं, क्योंकि खुद आज इंडिया टुडे ग्रुप ठीक है, आप प्रमाण दीजिएगा ब्रेक के बाद। खिलाफ गया है वो यादव। ठीक है, प्रमाण ब्रेक के बाद। लेकिन अब तो वोट डल चुके हैं, इसलिए अब इस ध्रुवीकरण का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन दिलचस्प है जो बातें हो रही हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर नतीजे देख सकते हैं। एक एक सीट पर हमने अपने इस एग्जिट पोल के जरिए ये कोशिश की है कि हर सीट की तस्वीर सामने आए। कुछ और दिग्गजों का क्या हो रहा है इस एग्जिट पोल के नजरिए दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। ये